कि संगठना के आराधन में साधक बन अभिराम चलूं। मैं मंच सजाऊंगा, मैं कुर्सियां लगाऊंगा, लेकिन उस पर बैठने का सौभाग्य किसी और को दूंगा। कि जब किशन कपूर का टिकट कटा तो किशन कपूर चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। ऐसे में आपने किशन कपूर से बात करने की कोशिश की या उनमें कोई नाराजगी दिखी? क्योंकि पहले भी अंदर खाते कहा जा रहा था कि किशन कपूर नाराज भी हैं। यहाँ पर जब हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, लोग कहते हैं कि आप शांता कुमार जी के रिश्तेदार तो है ही हैं, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि शांता कुमार जी भी चाहते थे कि कांगड़ा में इस बार कोई ब्राह्मण चेहरा आए, और पार्टी के वो बड़े नेता भी नहीं चाहते थे कि आपको टिकट मिले। सियासी गलियारों में आपके विषय में एक चर्चा होती है कि आपको टिकट दिलाने में और आपके टिकट की पैरवी करने में शांता कुमार का सबसे बड़ा हाथ है। जितने अब दिल्ली तक तो मेरी पहुंच नहीं थी, मैं पहुंच नहीं पाया। कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चाहे हम गद्दी वोट बैंक को लेकर बात करें, ब्राह्मणों का अपना एक रुतबा है, और जो 17 हलके हैं उनमें भी कहा जाता है कि जो गद्दी समुदाय है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब आपको टिकट मिला तो कहीं ना कहीं चर्चा ये हो रही थी कि हो सकता है कि गद्दी समुदाय से व्यक्ति नहीं है, तो लोगों में नाराजगी, या हो सकता है गद्दी समुदाय में भी नाराजगी हो। जितना भी मैंने कहा कि हमारा जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, वो नेता तय करता है कि किस कार्यकर्ता को किस समय किस मोर्चे पर खड़ा होना है। आया कि लोगों में चर्चित इतना राजीव भारद्वाज का नाम नहीं है। चुनावी संवाद होगा। हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र और हर संसदीय क्षेत्र के नेता से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 38 साल लग गए। आयुर्वेद की जो दवा है धीरे धीरे असर करती है, लेकिन आपको तो 38 सालों का समय हो गया, टिकट नहीं मिला। पार्टी कार्यकर्ता तो आप रहे ही रहे हैं, लेकिन टिकट मिलने में इतनी देरी क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिस दल में हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व ये निर्णय करता है जी कि किस कार्यकर्ता को किस समय किस मोर्चे पर खड़े होना है। पार्टी ने मुझे तपाया, गलाया और एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता बनाने के लिए 38 वर्षों तक संगठन की साधना करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्षस्थ नेतृत्व, विश्व विख्यात नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का, हिमाचल प्रदेश के सपूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित भाई का, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय राजीव बिंदल जी का, सिद्धार्थन जी का, श्रीमान अनुराग ठाकुर जी का, और 2 वरिष्ठतम नेता हिमाचल प्रदेश के श्रद्धेय शांता कुमार जी का और श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी का कोटि कोटि नमन, बंदन और अभिनंदन करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता को जो 38 वर्षों तक संगठन की साधना करता रहा और उसे आदेश किया कि जाइए इस बार आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। बाय प्रोफेशन आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है? एक मीडियोकर फैमिली है जी। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, मेरे भाई एक डॉक्टर हैं, एक प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छी एकेडमी चलाता है, और मेरा तो आपको पता है कि पिछले 38 वर्षों से जब ये पढ़ाई अपनी समाप्त की तब मन में ये उमंग थी कि पार्टी के लिए, देश के लिए, संगठन के लिए काम करना है, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ लंबे समय तक। छात्र नेता के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के हर चुनाव को लड़ने का और जीतने का सौभाग्य मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले मिला, और संघ का स्वयंसेवक हूं, ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है। देखिए, आपने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की बात की। सियासी गलियारों में आपके विषय में एक चर्चा होती है कि आपको टिकट दिलाने में और आपके टिकट की पैरवी करने में शांता कुमार का सबसे बड़ा हाथ है। अब मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि इसके पीछे का जो चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, सच्चाई क्या है? क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात की कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनका भी हाथ है, आरएसएस से आपकी पृष्ठभूमि है, ये तो सर्वविदित है, लेकिन शांता कुमार का इसमें कितना रोल है? क्योंकि शांता कुमार ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, उन्होंने कहा कि राजीव भारद्वाज
समाज की जितनी भी जनसभाएं होंगी या कुछ कार्यक्रम होंगे उनमें मैं खुद शिरकत करूंगा। बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि शांता जी बार बार कहते हैं कि सक्रिय राजनीति से तो मैंने संन्यास ले लिया है। शांता जी ने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया है। उन्होंने कहा था कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। उसी के नाते उन्होंने ये कहा होगा। बाकी टिकट के मामले में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक जितना शीर्षस्थ नेतृत्व है, जिनका मैंने धन्यवाद किया है, सबका स्नेह मिला, सबका प्यार मिला, सबका आशीर्वाद मिला। उसमें श्रद्धेय शांता कुमार जी भी हैं, उसमें श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी, ये जो दो वरिष्ठतम नेता है, मैं इनके लिए इसलिए नाम ले रहा हूं कि इनसे मैं केवल आशीर्वाद मांगने गया था। मैंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस बार मैं भी कोशिश कर रहा हूं। और जितने, अब दिल्ली तक तो मेरी पहुंच नहीं थी, मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे उनके साथ मिलकर अपनी बात रख के और ये कहा कि मेरी इच्छा है यदि आपको ठीक लगता है, लेकिन यदि जो भी निर्णय होगा मैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उसको हृदयंगम करूंगा और जैसे पार्टी आदेश करेगी वो करूंगा। मुझे सब नेताओं का स्नेह मिला, प्यार मिला, विश्वास मिला, आशीर्वाद मिला। मैं ये कहना चाहता हूं। शांता कुमार जी की आपने बात की, यहाँ पर जब हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, लोग कहते हैं कि आप शांता कुमार जी के रिश्तेदार तो है ही हैं, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि शांता कुमार जी भी चाहते थे कि कांगड़ा में इस बार कोई ब्राह्मण चेहरा आए। देखिए ऐसा है, मोदी जी जो है ना जी, उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और मेरे लिए केवल इस देश में 4 जातियां हैं जी, महिला, युवा, किसान और गरीब जी। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर चलती है क्योंकि कांगड़ा और ऐसा है, मैं प्रत्याशी यदि बना हूं तो मुझे सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मिल रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं। और देखिए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चाहे हम गद्दी वोट बैंक को लेकर बात करें, ब्राह्मणों का अपना एक रुतबा है और जो 17 हलके हैं उनमें भी कहा जाता है कि जो गद्दी समुदाय है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब आपको टिकट मिला तो कहीं ना कहीं चर्चा ये हो रही थी कि हो सकता है कि गद्दी समुदाय से व्यक्ति नहीं है तो लोगों में नाराजगी, या हो सकता है गद्दी समुदाय में भी नाराजगी हो। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये तो आप ही को लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता जी। जितना भी मैंने कहा कि हमारा जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, वो नेता तय करता है कि किस कार्यकर्ता को किस समय किस मोर्चे पर खड़ा होना है। मैंने आपको, जैसे आपने पहले ही मुझे कहा कि 38 वर्ष हो गए, 38 वर्षों से पार्टी ने जिसको टिकट दी, चाहे वो विधानसभा की थी, चाहे वो लोकसभा की थी, मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में, प्रत्याशी ने शायद इतना काम नहीं किया होगा जितना काम मैंने उस प्रत्याशी के लिए किया होगा। तो उसमें तो हमने कभी, ये तो हमारे मन में कभी रहता नहीं ये किस जात से है, ये किस कास्ट से है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ केवल 4 जाति हैं। और देखिए आपने 4 जातियों की बात की कि प्रधानमंत्री मोदी भी 4 जातियों की ही बात करते हैं, लेकिन जब हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे थे, राजनीति की बात कर रहे थे, राजनीति के गलियारों में आपके विषय में एक चर्चा ये हुई कि जब किशन कपूर का टिकट कटा तो किशन कपूर चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। ऐसे में आपने किशन कपूर से बात करने की कोशिश की या उनमें कोई नाराजगी दिखी? क्योंकि पहले भी अंदर खाते कहा जा रहा था कि किशन कपूर नाराज भी हैं। किशन कपूर जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि 9 चुनाव लड़े हैं उन्होंने जी। पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान उनको दिया है जी। और जब मुझे टिकट मिली तो मैं उनके घर जाके आशीर्वाद लेने गया था और खुली बाहों से उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे आशीर्वाद दिया। थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, इस करके थोड़ा सा अपने इलाज में थे। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वो आने वाले हैं, लगेंगे पार्टी में, लगेंगे। सुपुत्र शाश्वत जी आपके साथ चल रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चल रहे। मैंने आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने वो क्लिप देखी होगी, हमने जनसंपर्क अभियान किया तो मेरे साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले। कांगड़ा के कुछ नेताओं की जब बात आई, स्पेशली जब बड़े नेताओं की बात आई, उसमें बहुत सारे नाम आए और जब पृष्ठभूमि हमने उनकी खंगाली तो पुराने समय में या बीते समय में आपके साथ रिश्तों में कुछ खटास भी उन नेताओं की थी और पार्टी के वो बड़े नेता भी नहीं चाहते थे कि आपको टिकट मिले। इस तरह की बातें भी कभी हुई थी क्या? तो काल्पनिक प्रश्न हो गया ना। अब पार्टी ने मुझे आदेश कर दिया है और देखिए सभी नेता
सभी नेता, जब हमने मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन सभी नेता, बड़े नेता हैं तो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे नेता हैं तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राकेश पठानिया से आपकी बात हुई, क्योंकि राकेश पठानिया भी कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। मैंने कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव लड़ने की हर किसी की इच्छा होती है। एक चमकता हुआ सितारा है भारतीय जनता पार्टी क्षितिज में, हर कोई चाहता है कि उसको मौका मिले, लेकिन पार्टी ये तय करती है कि किस कार्यकर्ता को किस समय किस मोर्चे पर खड़ा होना है। इस बार मुझे आदेश किया है, आपने राकेश पठानिया जी की बात की, उनके विधानसभा क्षेत्र में अभी मैं 4 जनसभाएं करके आया हूं, मेरे साथ थे, इकट्ठे हम लोगों ने काम किया है। और देखिए, जब आपको टिकट मिला था तो एक चर्चा ये भी हो रही थी कि राजीव भारद्वाज जो है बड़े धैर्यवान व्यक्ति है, बहुत शांत रहते हैं और ज्यादा हो हल्ला उन्हें पसंद भी नहीं है और अपने आप को पर्दे के सामने लाने की कभी कोशिश भी नहीं की। ऐसे में एक सवाल ये भी आया कि लोगों में चर्चित इतना राजीव भारद्वाज का नाम नहीं है। ऐसे में अब आपको लगता है, क्योंकि भाजपा ने भी जो है वो इंट्रोडक्टरी अभियान चलाया था, तो ऐसे में आपको चुनौतियां कहां लगती, क्योंकि कांग्रेस में तो चर्चा ये हो रही है कि शायद आरएस बाली चुनाव लड़े या आपके प्रतिद्वंदी आरएस बाली हों। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, तो मेरे छोटे भाई हैं जी, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, कभी मिलते हैं तो बड़े खुले दिल से हम दोनों एक दूसरे को मिलते हैं जी। यदि वो प्रत्याशी आते हैं तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरा, आपने जो प्रश्न किया, कोई चुनौती नहीं है, मैं पर्दे के पीछे रहता हूं, मैंने संगठन का काम किया है, ज्यादा हो हल्ला पसंद नहीं करता, ज्यादा कैमरे के आगे बहुत ज्यादा नहीं आता मैं। अभी मुझे लगता है कि पहली बार मेरा इंटरव्यू कर रही होंगी, लेकिन मैंने 7 लोकसभा के चुनाव लड़वाए हैं, 7 लोकसभा के चुनाव, 8वां चुनाव मुझे लड़ने का सौभाग्य मिला है और एक प्रभारी के रूप में लड़वाए हैं। चंबा के करीब आधी कंस्टिट्यूएंसी का मैं प्रभारी होता था, जिला चंबा, जिला नूरपुर, ये मेरे जिम्मे होती थी, पार्टी मेरे जिम्मे रखती थी। तो हर कार्यकर्ता के साथ इतना जबरदस्त टाई अप है, इतना जबरदस्त बॉन्डिंग है। चंबा के लोग तो मुझे अपना घर का समझते हैं, वो तो मुझे समझते नहीं कि कांगड़ा का है, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है, क्योंकि 8 साल मैंने वहां प्रभारी के रूप में काम किया है और हर कार्यकर्ता का जो सम्मान होना चाहिए वो मैंने सम्मान दिया है और सरकार और संगठन के बीच में एक कड़ी का रूप में काम किया है, तो बड़ा पसंद करते हैं मेरे को। बैजनाथ पपरोला मेरा कर्म क्षेत्र है, धर्मशाला जहां स्कूल कॉलेज मैंने यहां रहा पढ़ा हूं, नूरपुर मेरा कर्म क्षेत्र है, तो करीब करीब पूरा लोकसभा का क्षेत्र और हर कार्यकर्ता मुझे नाम से जानता है और मैं उनको नाम से जानता हूं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा, जो आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे रहना, ये मेरे संस्कार है। संस्कार थे कि जो कि जिस समय मैं राजनीति में आया उस समय मोदी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे और उनको दूर से देखकर, उनकी कार्यशैली देखकर उसको ढालने का, अपने अंदर ढालने का प्रयत्न किया। और मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, उसमें तो केवल यह सिखाया जाता है कि संगठन के आराधन में साधक बन अभिराम चलूं। मैं मंच सजाऊंगा, मैं कुर्सियां लगाऊंगा, लेकिन उस पर बैठने का सौभाग्य किसी और को दूंगा। मैं उस विचार से निकला हूं, तो मेरा तो सौभाग्य है और मेरा तो, मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे संस्कार मेरी पार्टी ने दिए और आज उसकी परिणति आपके सामने है। देखिए, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो मंत्री चंद्र कुमार इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कुलदीप सिंह पठानिया वर्तमान में स्पीकर इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस के बहुत सारे और भी नेता हैं जिनको कैबिनेट रैंक दिए गए हैं और साथ में प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उनका इम्पैक्ट रहेगा या फिर केंद्र की नीतियों पर ही आप ये चुनाव लड़ेंगे? देश का चुनाव है, मोदी जी 10 वर्ष से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब देश का चुनाव है तो देश की योजनाएं और देश की नीतियों पर, देश के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हम उस पे लड़ रहे हैं। कांगड़ा के अपने मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बहुत से मुद्दे हैं, कांगड़ा के बहुत से मुद्दे हैं। जो मेरे मन में है वो मेरे मन में ये है कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। और ऐसे ऐसे स्थान हैं, ऐसे ऐसे वर्जिन टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां तक हम टूरिस्ट को पहुंचा नहीं पाए हैं। आप जाइए ना जरा साच पास के आसपास, जरा देखिए, वहां जाकर शूट करिए उसको। आप धौलाधार को सुबह उठ के देखिए, धर्मशाला में आज आप हैं, सुबह देखिएगा। हमें टूरिस्ट को धौलाधार तक पहुंचाना है।
इससे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। ये बहुत 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 अधिक आवश्यक है और मेरी प्रायोरिटीज में सबसे पहले ये रहेगा जी। कि किस तरह से टूरिज्म को एक्सप्लोर किया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इस पे तो काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की जब भी बात आती है या लोकसभा चुनाव जब भी आते हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मसला बड़ा उछलता है। लोग कहते हैं कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का ये मसला हल किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी कोई मन में है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं पहले बोलना चाहता था, आपने प्रश्न कर दिया। ये एक भावनात्मक मुद्दा है, इस लोकसभा क्षेत्र का भावनात्मक मुद्दा है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने 250 करोड़ रुपया भेजा है यहां कैंपस को बनाने के लिए। फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो गई है, पर्यावरण की क्लियरेंस हो गई है। उसकी एवज में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को केवल 30 करोड़ रुपया देना है जी। उसकी एवज में केवल 30 करोड़ रुपया देना है और आज 8 महीने हो गए, उन्होंने वो 30 करोड़ रुपया नहीं दिया। मामला सब रुका पड़ा है, 250 करोड़ रुपया रुका पड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और लगता तो यह है कि वो चाहते नहीं कि यहां पर कैंपस बने, क्योंकि केंद्र की ओर से तो कोई हिच नहीं है, अब केवल प्रदेश की सरकार की ओर से काम करना है। और लोकसभा के चुनाव के बाद बड़े जोरदार शब्दों से, बड़े जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया भी जाएगा और इसका हल भी किया जाएगा। और देखिए, कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां आए थे, धर्मशाला आए थे, पालमपुर आए थे। उन्होंने दौरा किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं जहां भी जा रहा हूं वो एक तरह से प्रचार ही है। अब आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस तरह आंकते हैं एक भाजपा के प्रत्याशी होने के तौर पर? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते मैं आंकता हूं और उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। 15 महीने का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि 1500 रुपया महिलाओं को क्यों नहीं दिया। अब कितने बार लगा दिए हैं उन्होंने, कितने बार लगा दिए। और आपको याद होगा कि बड़े बड़े नेताओं के तो वीडियो भी वायरल हुए हैं, उनकी जनसभाओं में वायरल हुआ है। और एक बहुत बड़ी नेत्री दिल्ली से आई थी, अलका लांबा जी, पूरे प्रदेश में घूमकर कह रही थी जी कि बस दिसंबर में सरकार बनाई है, जनवरी में पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, घर में 4 महिलाएं हैं तो 15 गुना 4 6,000 रुपया मिलेगा, 6 हैं तो उनको 6 से गुना कर लीजिए। आज 15 महीने हो गए, फॉर्म भरवाए गए थे, 15 महीने बिल्कुल याद नहीं आई। लोकसभा का चुनाव सर पे आ गया, उनको पता था कि 7-8 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली है, फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने एक बात कही कि जो भाजपा के नेता हैं उसमें जयराम ठाकुर का नाम आया, अन्य नेताओं का नाम आया। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों को या महिलाओं को ये देने की कोशिश कर रहे थे तो भाजपा इलेक्शन कमीशन पहुंच गई थी और लाहौल स्पीति से हमने ये शुरुआत भी कर दी है। ये बेपर की बातें हैं, बेपर की बातें। हिमाचल की जनता भोली भाली जरूर है, हमारी मातृशक्ति भोली भाली जरूर है, लेकिन कब तक उनको बेवकूफ बनाते रहोगे आप? आपने कहा था कि जनवरी में देंगे, 15 महीने हो गए, लोकसभा का चुनाव आने को हुआ तो पता था कि आचार संहिता लगेगी तो बंद हो जाएगा, आपने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आदरणीय सुक्खू जी, वो तो क्या फ्री देनी थी, जयराम ठाकुर जी ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी उसको बंद कर दिया। और सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन देखिए, 22 पैसे पर यूनिट बिजली महंगी कर दी और अब सेस लगाने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव के बाद। जनता इंतजार कर रही है, 15 महीने हो गए। कहा बहुत बेरोजगारी है हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार बनाइए, साल में 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। आज 15 महीने हो गए, सुक्खू जी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। और तो क्या हुआ? देखिए, जब हिमाचल गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा, सुनिए आप, क्या हुआ उसका? कहा गायें और भैंसे पालिए, हमारा मिल्क फैट जो है वो हर घर से 100 रुपए लीटर के हिसाब से हर घर से 10 लीटर दूध खरीदेगा। आज 15 महीने हो गए, इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं यही आंकता हूं और यही मेरे प्रश्न है। ये गारंटीज दी हैं, जयराम ठाकुर जी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, कोई गारंटी नहीं दी थी, करके दिखाया। जयराम ठाकुर जी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, उनके मन में था आधी आबादी हिमाचल प्रदेश में हमारी मातृशक्ति की है, आधा किराया माफ कर दिया, कोई गारंटी तो नहीं दी थी।
जयराम ठाकुर जी ने करके दिखाया ना, और इनकी गारंटियां झूठी हैं, उसका जवाब हिसाब मांगेगी। एक तरफ मोदी जी के 10 वर्षों का रिकॉर्ड और आने वाले 25 वर्षों की योजना, और दूसरी तरफ ये झूठी गारंटियां। और मैं तो एक कोट करना चाहता हूं, क्योंकि आप तो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं। आज तक वालों ने कंक्लेव किया था आज से 20-25 दिन पहले, आपने देखा होगा शायद, श्रद्धेय मोदी जी आए थे उसमें जी। तो अरुण पुरी जी आज तक हिंदुस्तान का नहीं, विश्व के नामी गिरामी चैनल्स में से एक है जी। उसके मालिक चेयरमैन अरुण पुरी जी जब उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे लगता है कि आप 2024 की नहीं सोच रहे हैं, आप तो 2029 की सोच रहे हैं। तो जब मोदी जी मंच पर आए तो उन्होंने कहा था, अरुण जी आप 2029 पर अटक गए, मैं 2047 के लिए लगा हूं। तो ऐसा नेतृत्व है, विश्व विख्यात नेतृत्व। सामने कौन है, कौन विकल्प है कांग्रेस की ओर से, और जो कोई विकल्प है मैं नाम नहीं लूंगा, जब उनका नाम आता है तो हंसी आती है सबको। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब हमने वरिष्ठ नेता शांता कुमार से बात की, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो ये प्रकरण हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब आपको जिम्मेदारी लोगों ने विपक्ष में रहने की दी है तो आपको विपक्ष में ही रहना चाहिए। इस समय जो हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई, 6 नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, 3 नेताओं के इस्तीफे अभी तक स्वीकार नहीं हुए हैं। आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले लोकसभा चुनावों में रहेगा क्या? क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि विधायक बिक गए हैं। देखिए, शांता कुमार जी बहुत बड़े नेता हैं, एंड आई एम टू स्मॉल टू कमेंट अपॉन इट। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक आदरणीय सुक्खू जी ने कहा है जी कि नेता बिक गए, तो उसका तो नोटिस जिनके नाम लिए हैं उन्होंने उनको नोटिस दे दिया है, मानहानि का दावा करेंगे। तो जब मैटर वहां है तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखते आप? कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट, क्योंकि धर्मशाला भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं है जी, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ हिमाचल में प्रभारी थे, आपने भाजपा का और संघ के साथ आप जुड़े, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता थे। कोई आपको इंसिडेंट याद हो, कोई किस्सा याद हो जब प्रधानमंत्री से आप वार्तालाप कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई हो, कुछ ऐसा याद है? मुझे 2 इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि जब नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव चल रहा था, राकेश पठानी जी ने तब चुनाव लड़ा था जी। तो मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तो केंद्र से एक योजना कार्यक्रम आया कि मोदी जी 4 स्थानों पर नूरपुर में केवल जनसभा नहीं करेंगे, केवल संगठन की बैठकें लेंगे। तो मुझे आदेश हुआ कि आप पठानकोट से उनको रिसीव करेंगे, फिर उनकी सारी बैठकें करवाएंगे, फिर उनको भोजन करवा के वापस भेजेंगे। तो मोदी जी की जो अटेंटिवनेस है उसका मैं एक कोट करना चाहता हूं कि 4 बैठकें 1, 2, चारों कॉर्नर्स में बैठकें रखी गई थी। जो अंतिम बैठक थी उसमें मुझे था कि मुझे थोड़ा सा परिचय करवाना था, फिर मोदी जी अपनी बात रखते थे। जैसे मैं उठा उन्होंने कहा कि आप बैठिए, और उस समय तक मोदी जी कम से कम मुझे लगता है कि 800-900 कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट कर चुके थे। तो उन्होंने अंतिम बैठक में 15 लोगों को सिंगल आउट कर दिया कि आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। उन्होंने कहा कि ये जो बैठक है ये कोई जनसभा नहीं है, ये तो जितने बूथ हैं उन बूथों के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। आप पहली बैठक में भी थे, आप दूसरी बैठक में भी थे, आप तीसरी में भी थे, और अब भी हैं। आपका बूथ कौन है भैया, कौन सा बूथ है आपका? उठिए और जहां आपका बूथ है वहां जाइए, अपने बूथ में काम करिए। तो उन 800 कार्यकर्ताओं को इंटरेक्ट उन्होंने किया और उसके बाद 15 लोगों को सिंगल आउट कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और मैं बहुत इंप्रेस हुआ था उस समय। और दूसरा उदाहरण एक मैं देना चाहता हूं, तब मैं युवा मोर्चा का शायद जिला कांगड़ा का अध्यक्ष था, तो एक मोर्चों का संयुक्त अभ्यास वर्ग हुआ था ज्वालाजी में। मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तो जब वो प्रभारी बने तो जहां जो सभा स्थल या बैठक स्थल होता था उसमें महापुरुषों के कोट्स लिखे गए होते थे। उन्होंने रिवाज शुरू किया था हिमाचल प्रदेश में। आप देखेंगे हमारे कार्यालय में जाकर देखिए, अटल जी के बड़े बड़े महापुरुषों के वहां कोट्स लिखे होते हैं, स्वामी विवेकानंद। तो जो सभा स्थल था, तो जब दूसरा हमारा सेशन शुरू हुआ तो मोदी ने कहा कि ये बताइए जो सामने लिखा है कितनों ने पढ़ा है।
सब जीरो थे, किसी का ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। फिर उन्होंने कहा कि अगला सेशन जो है वो 15 मिनट के बाद शुरू होगा, आप सब पढ़िए और क्या आपको अच्छा लगा वो मुझे बताना है आपने। तो सभी कार्यकर्ताओं को पूछा उन्होंने, सबने अपनी अपनी बात रखी। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे पूछा कि आपने क्या पढ़ा और क्या आपको अच्छा लगा। तो उस समय मैंने वहां पढ़ा था कि संगठना के आराधन में साधक बन अभिराम चलूं, और मैंने कहा कि मोदी जी मुझे ये अच्छा लगा है। तो उन्होंने मंच से कहा था यदि आपको ये अच्छा लगा है तो उसको जियो, अपने जीवन में ढालो। और आज मुझे लगता है कि उस घटना को हुए 32-33 वर्ष तो हो गए होंगे जी। उस दिन मन में ठान लिया था कि अब इसको ही जिएंगे, और कोशिश नहीं की, उसको जिया, 100% जिया, और एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शिवाजी। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में और खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में हमारे साथ कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज थे। आपने भी सुना कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र को लेकर डॉक्टर राजीव भारद्वाज का विजन क्या है, और स्पेशली हमने चर्चा की राजनीतिक गलियारों में चलने वाली चर्चाओं पर, उनका उत्तर और उनका जवाब लेने की हमने कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।